Everyone, welcome to Legal Law. So today video is all about budget. इस वीडियो में हम जितने भी बजट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2025 और 26 वाला बजट रहने वाला है, ठीक है। ये बजट और जो आने वाले साल का बजट होगा वो दोनों ही बजट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही करंट के बजट रहेंगे, तो इसीलिए आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2025-26 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कितने इनकम और एक्सपेंडिचर का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा था? तो वो रखा था 50.65 लाख करोड़, ठीक है। इन सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आता है, आप सबको पता होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। इन्होंने इस साल का बजट प्रेजेंट किया था और ये इनका 8th बजट था, मतलब ये लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट प्रेजेंट करा है पार्लियामेंट में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और उसके बाद कौन से नंबर का बजट इनका था? तो 8 नंबर का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अब आपको पता है कोरोना के बाद हम लोग पेपरलेस हो गए हैं ना, ज़्यादातर हम पेपर का कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूपीआई पे लोग कन्वर्ट हो गए हैं ना, तो इसीलिए जो अब हमारा बजट भी है ना वो पेपरलेस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये कंट्री का 6th पेपरलेस बजट था, ठीक है, जिसे डिजिटल बजट भी कहा जाता है। तो अब आप मुझे बताना कि फर्स्ट पेपरलेस बजट कौन से ईयर में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो ये आप देख लेना, जैसे कि इनकम टारगेट कितना था, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कितनी थी, मतलब आप इसकी बस थोड़ी सी नॉलेज ले लेना, और बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। फिर हम देखते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है इनकम रिसीव बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। जो इनकम गवर्नमेंट को टैक्सेस से रिसीव होती है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, फंड रिसीव थ्रू लोन्स और इनकम जनरेटेड फ्रॉम एसेट ओन बाय द गवर्नमेंट, दीज आर नॉट टैक्स्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जो फंड रिसीव होते हैं लोन से और इनकम जनरेट होती है किसी एसेट से, जैसे मतलब हमारी कोई प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम हमारी जनरेट हो रही है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट को अगर उन्होंने किसी को लोन दिया है और कोई उनका एसेट है उससे अगर उनको इनकम जनरेट हो रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो ये ना कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देते सरकार को। तो जैसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो उसको सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, फिर किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो इससे सरकार को कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। Capital expenditure funds spent on infrastructure development such as building roads, bridges and purchasing fighter jets। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में फंड हो रहा है ना, स्पेंड हो रहा है उसकी डेवलपमेंट में, बिल्डिंग रोड्स बनाने में, है ना, तो ये सरकार को लॉन्ग टर्म फायदा दे रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म फ़ायदा देख के एक्सपेंडिचर हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और नहीं तो जो ऐसे ही हो नॉर्मल उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द यूनियन बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ना ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट कितने पे टारगेट था, तो ये आप एक बार देख लेना। तो ये है 4.4%, ओके। और अगर रुपीज़ में फिगर देखनी है तो ये है, तो ये तो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ना एक फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे एनएसओ है तो एनएसओ की फुल फॉर्म आ जाती है बहुत एग्जाम्स में, मैंने देखी है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके।
तो इन्होंने एस्टीमेट क्या लगाया था ये पढ़ लेना आप। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। ये तो प्रीवियस साल का है, जो इससे पहले के साल में जो एस्टीमेट था। फिर है हाँ, द गवर्नमेंट कवर दिस डेफिसिट बाय बोरोइंग और टेकिंग लोन। तो अगर मतलब कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ में कोई डेफिसिट होता है ना, जैसे कहीं कोई नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो वो कहीं से पैसा लेके या लोन्स लेके उस चीज़ को बैलेंस कर लेती है। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेना। अब हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ना ऊपर कि 4.4% टारगेट करा था गवर्नमेंट ने इस बजट में। तो ऐसे हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट है टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट। तो ये मतलब इसका एक फॉर्मूला है ना, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये तो इसको फॉर्मूले के तरीके से याद करने के लिए है। अब इसमें हम देखते हैं टोटल नॉन डेप्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर विदाउट कंसिडरिंग लोन्स। तो इसमें सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है वो आता है, पर इसमें लोन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट विदाउट लोन्स। तो इसमें भी विदाउट लोन्स के, विदाउट मतलब लोन के बिना जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट वो ऐड होती हैं। ओके, और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। फिर द फिजिकल डेफिसिट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सब द फिजिकल डेफिसिट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रेवेन्यू रिसिप्ट, लोन रिकवरीज, लोन रीपेमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर से ये सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करके जो बचता है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। ओके, तो ये आप एक बार ये फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड है ना। एक स्टेटमेंट आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, अच्छा इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इसको अगर हम सिंपली देखें, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट मीन्स द इनकम वॉज लेस बट द एक्सपेंडिचर वॉज मोर एंड टू कवर इट द गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन्स। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का। तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। फिर है इसका इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी इनकम कम है पर हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कवर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ है। फिर fiscal discipline has been maintained and the deficit has been reduced despite a decrease in revenue. When government spend more or provide tax exemption, there is a fear that they will be forced to borrow more money. तो ये सब तो आपके एडिशनल इन्फो के लिए, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन क्या पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मच अमाउंट इंक्लूडेड पेंशन हैज़ बीन अलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट। ठीक है, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना एलोकेट हुआ है, तो ये भी देख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना करा है। तो 6.81 लाख करोड़, ठीक है, और विदाउट पेंशन के इतना। ये वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, और इतना पेंशन को इंक्लूड कर रहा है। अगर हम देखें कि इंक्रीज कितना हुआ है टोटल डिफेंस के बजट में, तो वो है 9.53% कंपेयर टू जो हमारा पिछला बजट आया था ना 2024 और 25 का जो बजट आया था, उसके कंपैरिजन में इतना इंक्रीज देखा है हमने, और ये पिछले बार का बता दिया है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें से, जैसे ये जो लाइन लिखी है इसको आप पढ़ो। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस, जैसे कि फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैंने ऊपर NSO की फुल फॉर्म बताई थी ना, उसको कमेंट्स में बताना। और यहाँ पे आप BRO की फुल फॉर्म याद रखना, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक चीज़ और है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 31 मार्च 2025 को 2 मेजर डिफेंस डील्स फाइनलाइज हुई हैं, ठीक है। किसके साथ? फ्रांस के साथ, जिसमें कि 26 राफेल M फाइटर जेट्स का फाइनलाइजेशन हुआ है, ठीक है।
और फिर ये है स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स इसका। तो आपको इसमें क्या याद करना है कि फ्रांस के साथ डील फाइनलाइज हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर अगर आपसे पूछ लें कि किस कंट्री के साथ हुआ था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच बजट हैज़ बीन अलोकेटेड टू इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज अंडर द इंटरिम बजट 2025-26। तो इसमें सारी मिनिस्ट्रीज का बजट का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस पे आप एक बार, आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप एक बार इसे ऐसे ही पढ़ लेना, लेकिन आपको सबसे हाईएस्ट याद होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ठीक है। सारी मिनिस्ट्रीज के मतलब सारी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है, जो है 6.81 लाख करोड़, और इसकी परसेंटेज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो आपको एक नॉलेज रहनी चाहिए बस, सारा तो याद होता नहीं है और इतना होगा भी नहीं, बस आप हाईएस्ट का याद रखना, ओके। नहीं तो वुमेन एंड चाइल्ड वाला एक बार देख लेना थोड़ा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द यूनियन बजट 2025-26। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना कि मेन थीम क्या थी। तो यहाँ है डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे इसका मतलब है सबका विकास, ठीक है। तो ये थीम आपको पता होनी चाहिए, इसके किसी भी नाम में कोई भी नाम आपका ऑप्शन में आ सकता है इसमें, है ना। सबका विकास तो आपको याद होना ही चाहिए, और बाकी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भी पता होना चाहिए, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, वाइल प्रेजेंटिंग द बजट निर्मला सीतारमन रेफर टू द फेमस कोट बाय तेलुगु पोइट एंड प्ले राइट। तो इसका ये मतलब है कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट करा था ना, तो उन्होंने एक तेलुगु पोइट का कोट दिया था, जो जो कोट है, अ कंट्री इज नॉट ओनली मेड ऑफ इट्स सॉइल बट इट इज मेड बाय इट्स पीपल, ठीक है। तो उन्होंने बजट देते टाइम ये बोला था कि बजट जो है वो सबकी एक साथ डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंट हो रहा है ना। बजट का एम यही है कि सारे सेक्टर्स की एक बैलेंस डेवलपमेंट हो, है ना, मतलब कोई भी पीछे ना रहे, हम सबको प्रायोरिटी दे के चलें। तो यही सब है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक थीम इम्पोर्टेंट हो गई और ये इम्पोर्टेंट हो गया, पूछ लेंगे किस पोएट का था जो कोट दिया था और किस लिए दिया था, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर ये कुछ मेंशन चीज़ें थी जो कि हमारे बजट में मेंशन हुई थी डेवलप इंडिया के लिए, कि फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, कि गरीबी से एकदम आज़ाद होना चाहिए, 100% क्वालिटी स्कूलिंग फॉर ऑल, सबको अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, एक्सीलेंट अफोर्डेबल एंड असेसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब सबके लिए बहुत अच्छी और मतलब अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज रहनी चाहिए, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट विद 100% स्किल्ड वर्कफोर्स, तो एम्प्लॉयमेंट में 100% स्किल्ड लेबर्स हो काम करने चाहिए जिनको अच्छे से सब कुछ आता हो, और 70% वुमेन इन्वॉल्व होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से, मतलब एक तरह से इक्वालिटी की बात हुई है यहाँ पे कि वुमेन्स को भी अधिकार मिलना चाहिए। फिर है फार्मर्स हु विल मेक आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो उनको भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंजन्स ऑफ इंडियाज जर्नी टूवर्ड डेवलपमेंट। तो में हमारा फर्स्ट इंजन है एग्रीकल्चर, ठीक है। पता होगा कि जो हमारी सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है वो हमारी एग्रीकल्चर में ही है, ठीक है। और फिर हमारा जो सेकंड इंजन है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, MSMEs। फिर हमारा थर्ड इंजन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इंजन एक्सपोर्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ही पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंजन किस किस को कहा गया है, एग्रीकल्चर, MSMEs, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इनकी बारे में सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द यूनियन बजट speech, the finance minister announced income tax exemption up to how much amount in the new income tax regime। तो कितने तक की इनकम तक इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये था 12 लाख, ये बहुत फेमस हुआ था, है ना, इस पे बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह भी बने थे, लोग बहुत खुश हुए थे इससे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ी न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के ऊपर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको इतनी पढ़ने की नीड नहीं है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है
इन विच स्टेट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड अनाउंस इन द यूनियन बजट। तो मखाना बोर्ड बनाने का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। और बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, और किस ईयर में मिला है वो कमेंट में बताना, ओके, सर्च करके बताना ईयर इसका। फिर ये कुछ इसके मखाना के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इतना पढ़ने की नीड नहीं है, बस ये याद रखना जीआई टैग मिला है और किस ईयर में मिला है, और बिहार के मखाना को मिला है, और मखाना बोर्ड यूनियन बजट में बिहार में बनने का डिसाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अमाउंट बीन अलोकेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन बजट। जैसे हमने मिनिस्ट्री का पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वैसे भी एक पीएम गरीब कल्याण योजना है, इस पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट एलोकेट करा है फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट के अंडर, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। एक वीडियो ना एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, बहुत सारी पीएम के द्वारा जो चलाई गई है वो है ना मिशंस वगैरह, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उस पर मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें सारी वो चीज़ डिस्कस हो जाएगी। तो आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए वो मुझे बता देना, तो उस हिसाब से देख लेंगे हम। बाकी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट एलोकेट हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वो पीएम गरीब कल्याण योजना में हुआ है, ठीक है। और कितना हुआ है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे ही यहाँ पे लिखे हुए हैं कि और बहुत सारे मिशंस हैं, उनमें कितना कितना अलोकेट हुआ है वो आप देख लेना, पर हमें ज़्यादातर हाईएस्ट पढ़ने की नीड रहती है, ओके। अब तो ये मनरेगा भी चेंज हो चुका है, मनरेगा किस में कन्वर्ट हुआ है ये कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ये रिसेंट की न्यूज़ है, तो पता होनी चाहिए आपको। अब हम देखते हैं, हमारा ये है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो प्रीवियसली ये सिर्फ 74% थी, ठीक है, पर इसको बढ़ा के 100% कर दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ बढ़ी है तो पूछ लेंगे कि पहले कितनी थी, जो अब 100% हो गई है। अब मतलब 100% लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर व्हाट टाइम ऑन 1 फरवरी 2025। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम, और इन्होंने 8th टाइम, लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट प्रेजेंट करा है, ये इंपॉर्टेंट है। गिविंग मैक्सिमम ग्रांट एड टू विच नेबरिंग कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस नेबरिंग कंट्री को सबसे ज़्यादा एड दिया गया। तो सबसे ज़्यादा भूटान को दिया गया है, और इस साल के बजट के अंडर दिया गया है, और बाकी और कंट्रीज़ हैं उनका आप देख सकते हो, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, मैंने कहा था ना कि मैंने आपको बता दिया 1 फरवरी को हमारा हर साल बजट प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये डेट पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है। फिर है, हु प्रेजेंटेड बजट मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट करा है। तो मोरारजी देसाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने 10 बार, टोटल 10 बार बजट प्रेजेंट करा है, और 9 बार पी चिदम्बरम ने किया है, मतलब सबसे फर्स्ट मोरारजी देसाई है, उस सेकंड पे पी चिदम्बरम है, और फिर थर्ड में आप सब जानते हैं, थर्ड में आती हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। निर्मला सीतारमन, इन्होंने 10 बार किया है, इन्होंने 9 और इन्होंने 8 बार, ओके। इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, कि इस बजट में किन 4 लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। तो वो है गरीब, यूथ, अन्नदाता यानी कि फार्मर, और नारी, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फार्मर को क्या कहा गया है, तो उनको अन्नदाता कहा गया है। अब हमारा शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और है। तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंट बाय, तो किसने प्रेजेंट करा था, आर.के. सनमुखम चेट्टी, और कब करा था, 26 नवंबर 1947 को, और ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ओके। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से देखें तो आर.के. चेट्टी थे, पर अगर हम ओवरऑल देखें जब ब्रिटिश का टाइम था तब फर्स्ट बार बजट किसने प्रेजेंट करा था, वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो बजट है वो बजट के नाम से तो नहीं, पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 यानी कि 112 में प्रेजेंट है। तो अगर आपसे कोई बजट का आर्टिकल पूछ ले तो वो 112 है, ओके।
तो बजट को डायरेक्टली तो मेंशन नहीं करा हुआ है, पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 में मेंशन किया हुआ है बजट को। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये बजट की वीडियो तो ख़त्म होती है। और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। और बाकी आप इस वीडियो को देखना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, और फिर अब जो हमारा नेक्स्ट बजट आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी, वन शॉट वीडियो, तो वो उससे कवर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं और पूछा भी जाएगा, क्योंकि दोनों बजट ही करंट में रहेंगे तो वो दोनों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और जो न्यू बजट आएगा उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा आप देखना एंड तक, कोई डाउट हो तो पूछना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।